एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो गया है। हमने इससे पहले वाले सारी वीडियोस है, सारे चैप्टर हैं, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और आपको प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी? आपको पहले इंडियन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर उस पर क्लिक करना है, उसके अंदर घुसोगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और उसमें इससे पहले वाले सारे चैप्टर हैं, उसके नोट्स जो मैंने अच्छे से बनाए हैं वो सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है अध्याय नंबर 5, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण क्यों आवश्यक है? संरक्षण मतलब उनका बचाव करना है ना, उनको सुरक्षित करना। देखिए, पौधे जो आजकल वनोन्मूलन बढ़ रहा है, जो लोग पेड़ों को काटकर भूमि तैयार कर रहे हैं, उस पे मकानों का निर्माण कर रहे हैं और कारखानों आदि का निर्माण किया जा रहा है। तो पौधों के काटने से हमें क्या हानियां हो सकती हैं, है ना? जंतुओं का विलुप्त होते जाना, है ना, उनकी जो जातियां होती हैं वो संकट में आती जा रही। इससे हमारे ऊपर यानी मनुष्य के जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का अर्थ होता है वनों को समाप्त कर प्राप्त भूमि का उपयोग अन्य कार्यों में करना। किन किन कार्यों में करना? जैसे कई लोग घरों का निर्माण कर देते हैं, है ना, और कई लोग वनों को समाप्त कर कृषि तैयार कर लेते हैं, कारखानों का निर्माण हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, जंगल में आग लगने के कारण भी वनोन्मूलन बढ़ता है ना। तो इसको हम पूरी डिटेल में करेंगे, है ना। तो वनोन्मूलन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? वनों को समाप्त कर प्राप्त भूमि का उपयोग अन्य कार्यों में करना वनोन्मूलन कहलाता है। अब वनोन्मूलन में वृक्षों की कटाई किस किस कारण से होती है? कृषि करने के लिए कई लोग होते हैं, अगर खेतों में पेड़ पौधे उगाते हैं तो उनको काट दिए जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ों को भी काट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भूमि समतल हो जाए, है ना। तो कृषि कार्य के लिए भी पौधों की कटाई की जाती है। घरों एवं कारखानों का निर्माण, लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग, जैसे वैसे आजकल तो सिलेंडर गैस वगैरह आ गई, लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था, चूल्हे होते थे और चूल्हे में ही ईंधन का उपयोग किया जाता है। तो अभी भी शहर में चूल्हे नहीं होते, लेकिन गाँव में चूल्हे होते हैं। उनके ईंधन के लिए लोग क्या करते हैं, पेड़ों को काटते हैं और उनसे लकड़ियां प्राप्त करते हैं जो ईंधन के रूप में उपयोग में ली जाती हैं। धावानल एवं सूखा, कभी कभी धावानल यानी जंगल में आग जो लग जाती है उसे धावानल बोलते हैं। तो जंगल में आग लग जाने के कारण भी वनोन्मूलन होता है। जैसे सूखा, कई क्षेत्रों में पानी नहीं गिरता, वहाँ पे सूखा पड़ जाता है, तो पेड़ पौधे पानी की कमी के कारण सूख जाते हैं, है ना। तो और इसके क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, है ना। जब पेड़ों की कटाई होती है तो इसके क्या क्या दुष्प्रभाव होंगे? सबसे पहले आता है वनोन्मूलन के दुष्प्रभाव। तो सबसे पहले आता है वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि। भाई, हम तो पेड़ पौधे काट रहे, इसमें वायुमंडल में CO2 के स्तर में कहाँ से वृद्धि होने लगी? तो हमें पता है, हम जानते हैं कि जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो वो किसका उपयोग करते हैं? CO2 का उपयोग करते हैं ना, और O2 को छोड़ते हैं, जो हम सांस के द्वारा ग्रहण करते हैं। O2 को तो छोड़ते हैं और CO2 को ग्रहण करते हैं ना। तो अगर पेड़ पौधों की कमी होगी तो CO2 को ग्रहण करने वाला कोई नहीं बचेगा, तो इसकी मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाएगी। अगर वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग यानी वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा, है ना। तो सबसे पहले यही आता है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 गैस ग्रहण करते हैं। यदि पेड़ों की कटाई होगी तो CO2 गैस का स्तर वायुमंडल में बढ़ता रहेगा। विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग, वायुमंडल में CO2 की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि होती है। जब पेड़ों की कटाई होगी तो CO2 का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में नहीं किया जाएगा, है ना। तो वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ेगी। अगर वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ती है तो
वायुमंडल का तापमान भी बढ़ेगा, जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाएगा। जैसे हिमालय में जो बर्फ जमी हुई है वो पिघल कर समुद्र में आने लगेगी, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो आता है ना, तापमान में वृद्धि होती है। वृद्धि के तापमान में वृद्धि, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिससे सूखा पड़ता है। तीसरा है वनोन्मूलन से मृदा में जल धारण क्षमता तथा जल के भूमि के नीचे जाने की प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जल धारण क्षमता मतलब जल को रोकने की जो क्षमता होती है वो भी कम होने लगती है, जिससे परिणाम स्वरूप बाढ़ जैसी परिघटनाएं होती हैं। अगला है अपना मरुस्थलीकरण। पेड़ पौधों की कटाई के कारण मृदा ढीली पड़ जाती है। जैसे कैसे ढीली पड़ जाती है, जैसे पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं वो अंदर गहराई तक जाती हैं, तो ये जड़ें क्या होती हैं, मिट्टी को जकड़े रखती हैं, है ना, मिट्टी को जकड़े रखती है। लेकिन जब पेड़ पौधे कटते जाएंगे तो वहाँ पे जड़ें भी नहीं रहेगी। जब पेड़ कट जाएंगे तो जड़ें क्या कहाँ रहेगी, तो वो जो मृदा होती है वो भी ढीली हो जाती है। तो तेज हवा के कारण ऊपर की जो परत होती है वो बह जाती है, जिससे क्या होता है, भूमि बंजर बनने लगती है और बंजर भूमि पे पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, है ना। पेड़ पौधों की कटाई के कारण मृदा ढीली पड़ जाती है। तेज हवा या जल बहाव से मृदा की उपजाऊ परत बह जाती है, जिससे उर्वर भूमि यानी उपजाऊ भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। सबसे ऊपरी परत यानी जो उपजाऊ भूमि होती है वो तो बह जाती है, नीचे की जो कठोर मिट्टी है वो निकल आती है, तो उस पर कोई फसल या पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। और उपजाऊ भूमि क्या होती है, जिनमें पोषक तत्व संपूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं, उसमें उपजाऊ भूमि बोलते हैं। अब आता है वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। हमने पेड़ पौधों का संरक्षण पढ़ लिया, भाई पेड़ पौधों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। अब अगला टॉपिक है हमारा वन्य एवं वन्य प्राणियों का, वन में रहने वाले प्राणियों का संरक्षण, है ना। वनोन्मूलन के कारण वन एवं वन्य जीवों के अस्तित्व को खतरा है, अतः हमारे व्यक्तिगत प्रयासों, समाज व सरकार वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कार्यरत है। देखो, पेड़ पौधे के कटने से जो जिसे पक्षी वगैरह जो पेड़ों पे घोंसले बनाते हैं, तो पेड़ कट जाएंगे तो ये कहाँ घोंसले बनाएंगे, ये भी धीरे धीरे खतरे में आने लगे हैं, है ना। फिर आता है वन्य जीव अभ्यारण्य। अभ्यारण्य क्या होता है, जहाँ जंतुओं को बिना किसी प्रकार के भय से सुरक्षित रखा जाता है, वही अभ्यारण्य कहलाता है। वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित होते हैं, यानी किसी भी प्रकार के खतरे से सुरक्षित होते हैं। जैसे राजस्थान में तालछापर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये चूरू में। अब आता है राष्ट्रीय उद्यान, है ना। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र, जहां वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सके, है ना। ऐसा क्षेत्र जहां पे वो एक तो स्वतंत्र रूप से घूमे, उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं हो और वो प्राकृतिक संसाधनों का आसानी से उपयोग कर सके, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वन्य जीव तथा उस क्षेत्र के आदिवासियों के प्रारंभिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल क्षेत्र संरक्षित किए जाते हैं, जो उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखते हैं। देखो, जीव जंतुओं को पालने के लिए क्या होते हैं, बड़े बड़े जो क्षेत्र होते हैं ना, उनको संरक्षित कर लिया जाता है ना। और उसमें क्या होती है, जैव विविधता और संस्कृति बनी होती है, उसमें जो जीव होते हैं वो उनका डेवलपमेंट जारी रहता है ना। तो वो और उनको संस्कृति हर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है, तो उसी को हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बोलते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं और जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। अगला आता है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। पौधे व जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाए जाते हैं, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाती हैं। कोई ऐसी विशिष्ट स्पीसीज जो एक विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है, हर प्रकार के क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं, उसे हम विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते
हैं जो हर तरह के वातावरण में नहीं पाई जाती। जो कोई ऐसी स्पीसीज जो अनुकूल वातावरण में उपस्थित होगी तो वो अनुकूल वातावरण में ही उपस्थित होगी। जैसे पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में जंगली आम के पेड़ और उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर किसके लिए बनाया गया है? बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर का निर्माण किया गया है। बाघों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजना, इसे बाघ परियोजना भी कहते हैं। राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय गतिविधियां जैसे पशु चराना, अवैध शिकार, जानवर पकड़ना, औषधीय पौधे एकत्र करना निषेध माना गया है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत क्या होता है? इनको बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर, और इसमें क्या क्या कार्य नहीं करने हैं, जैसे पशु को चराना, अवैध शिकार और जानवर को पकड़ना, औषधीय पौधे आदि एकत्र करना, ये सारे निषेध माने गए हैं। संकटापन्न जंतु, वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है। क्यों कम होती? जैसे वनोन्मूलन बढ़ेगा तो पेड़ पौधे जो कम होंगे, तो जो पक्षी पेड़ों पे निवास करते हैं उनकी जाति भी धीरे धीरे कम होएगी, है ना। कम होगी तो ये एक समय ऐसा आ जाता है कि इनकी जो जाति होती है वो संकट में आ जाती है। तो वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही हैं और वे विलुप्त हो सकते हैं, संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। छोटे जीव जैसे सांप, मेंढक, उल्लू आदि आहार श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है रेड डाटा पुस्तक। ये वो पुस्तक होती है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है ना। तो वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, जैसे वर्तमान में कौन सी जाति कगार पर पहुंच गई है, कौन सी जाति संकट में, इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड किसमें रखा जाता है? रेड डाटा पुस्तक में रखा जाता है। अब प्रवासी पक्षी। प्रवासी पक्षी क्या होते हैं? ऐसे पक्षी जो एक विशेष समय पर भ्रमण के लिए या जनन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते। क्यों जाते? जनन करने के लिए ही क्यों जाते? क्योंकि इनके जो यहाँ ये निवास करते हैं, जिस क्षेत्र में ये निवास करते हैं वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, यानी शीत ऋतु ज़्यादा होने के कारण ये जनन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवास करते हैं, इसीलिए इसको प्रवासी पक्षी बोलते हैं। ऐसे पक्षी जो सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। प्रवास, जलवायु में परिवर्तन के कारण किसी स्पीसीज का अपने आवास से हर वर्ष विशेष समय में दूसरे आवास पर जाना प्रवास कहलाता है। ये सबसे ज़्यादा कुरंजा पक्षी, यह राजस्थान में एक प्रवासी पक्षी है जो फलोदी तालछापर केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान में प्रवास करता है। ठीक है। अगला आता है कागज का पुनर्चक्रण। कागज की पुनर्चक्रण क्यों आवश्यक? क्योंकि कागज किससे बनता है? पेड़ों से बनता है। तो हम कागज का पुनर्चक्रण करके हम वनों उन्मूलन को रोक सकते हैं, है ना। कागज का निर्माण जब पेड़ पौधों से होता है ना, तो हम ये कागज का पुनर्चक्रण करके इसी से कागज बना सकते हैं। इससे पेड़ों की कटाई कम हो जाती है। 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए 17 विकसित वृक्षों को काटा जाता है। अतः हमें कागज को बचाने के लिए इसका पुनर्चक्रण करना आवश्यक है ना। वनों उन्मूलन का स्थायी हल क्या हो सकता है ना। एक तो पुनः वन रोपण करना, वनों का संरक्षण करना। वनों का संरक्षण एवं परिरक्षण करने के लिए भारत में भारतीय वन अधिनियम 1927 में लागू किया गया। हमें इसके नियम का पालन करना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें से हमारा एक भी टॉपिक नहीं छूटा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको इसी चैनल पे पूरी बुक के कंप्लीट नोट्स मिलने वाले। थैंक यू।